सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लिंक को शेयर कर दें। आप शेयर नहीं करते हो लिंक को। क्लास ख़त्म होने के बाद प्लीज़ आज लिंक को शेयर करना है आपको। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको हर क्लास में बोलता हूँ, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो। प्लीज़ शेयर करिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये टेस्ट सीरीज नंबर हमारी शायद 19वीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली संतति अपने जनकों से श्रेष्ठ हो तो वह अवस्था क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या पूछा है, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली संतति अपने जनकों से श्रेष्ठ हो तो वह अवस्था क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है सुपीरियर, ऑप्शन बी है हेट्रोसिस, ऑप्शन सी है लिंकेज और ऑप्शन डी है रिथोब्लास्ट। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। जब F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होगी वो अपने जनकों से श्रेष्ठ होगी, गुणों में अच्छी होगी, तो क्या कहलाएगी वो अवस्था। जिसने ऑप्शन जवाब दिया है बी वाला हिट्रोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्या होता है इसको समझिए। सपोज दैट आपने दो जनक लिए, जनक ए और जनक बी, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। दोनों के बीच में एक गुण है, दोनों के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 20%। दोनों के अंदर प्रोटीन की मात्रा 20% पाई जाती है, या एक के अंदर प्रोटीन की मात्रा 20% है और एक के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 20% है। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद में जो इनकी संतति प्राप्त हुई उसमें प्रोटीन की मात्रा भी 25% थी और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी 25% थी। तो वो संतति क्या हो गई, अपने माता पिता से गुणों में श्रेष्ठ हो गई। या उसकी कोई सा भी गुण हो सकता है, वो जरूरी नहीं है प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट हो, किसी भी प्रकार का गुण हो सकता है। अगर वो श्रेष्ठ होगी तो वो अवस्था या वो क्या कहलाएगी, वो हिट्रोसिस कहलाएगी। अपने माता पिता से जब संतति लक्षणों में श्रेष्ठ होती है, गुणवान होती है, बेस्ट होती है, सुपीरियर होती है, तो वो क्या कहलाती है, हेट्रोसिस के नाम से जानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। और आज केमिस्ट्री की क्लास में भी कोई खास स्टूडेंट नहीं थे तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। प्लीज़ इसीलिए मैंने क्लास छोटी रखी है। क्लास स्टार्टिंग में छोटी रहेगी, जैसे जैसे स्टूडेंट आएंगे बढ़ते जाएंगे। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल की खोज व नामकरण करने वाले वैज्ञानिक थे। क्लोरोफिल की खोज व नामकरण करने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए है कुहने, ऑप्शन बी है प्रिस्टले, ऑप्शन सी है पी कोवेंटू, ऑप्शन डी है एरिस्टोटल। बताइए जल्दी से, क्लोरोफिल की खोज और नामकरण किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल की खोज और नामकरण करने वाले वैज्ञानिक कुहने, प्रिस्टले, पी कोवेंटू या फिर एरिस्टोटल। जिसने सी जवाब दिया है पी कोवेंटू, बिल्कुल सही जवाब है। क्लोरोफिल की खोज भी पी कोवेंटू ने की थी और इसका नामकरण भी पी कोवेंटू ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कुहने, ऑप्शन बी है हैकल, ऑप्शन सी है फोंटाना और ऑप्शन डी है हमारा सेलमैन वॉकमैन। बताइए स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी, कुहने, हैकल, फोंटाना या फिर सेलमैन वॉकमैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसने जवाब दिया है सेलमैन वॉकमैन, बिल्कुल सही जवाब है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज का श्रेय किसे जाता है, सेलमैन वॉकमैन को जाता है। इन्होंने ही इसकी खोज की थी। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के एक नमूने में, यानी डीएनए का जो एक सैंपल होता है उसमें ग्वानिन का अवयव 20% या ग्वानिन का परसेंटेज अगर पूछा जाए तो 20% है, तो एडेनिन का कितना होगा। अब ग्वानिन का 20% है तो एडेनिन का बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 30%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 50% और ऑप्शन डी है 60%। बताइए जल्दी से, डीएनए के एक नमूने में ग्वानिन का अवयव, जिसने 30 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, 30% होता है। ग्वानिन 30% होता है और ग्वानिन 20% होता है और एडेनिन 30% होता है। दोनों मिलाकर 50% का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड किसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। मानव इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड किसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। जो इंसुलिन होता है उसके दो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, या ये समझ लो दो अणु समझ लो आप, वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं। डाइसल्फाइड के द्वारा, मोनोसल्फाइड के द्वारा, ट्राइसल्फाइड के द्वारा या फिर H बॉन्ड के द्वारा। बताइए जल्दी से,
मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड किससे जुड़े रहेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। और जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जिसने डाइसल्फाइड जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड के बीच में डाइसल्फाइड होता है। क्या होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिक कोड के संबंध में गलत कथन है। सही पूछा नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है आनुवंशिक कोड के संबंध में गलत कथन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 20 अमीनो अम्ल 20 अमीनो अम्लों को 61 कोड कोडोन करते हैं। ऑप्शन बी है यह सार्वभौमिक है। ऑप्शन सी AUG प्रारंभिक कोडोन है। और ऑप्शन डी है हमारा यह नष्ट हो जाते हैं। बताइए जल्दी से इसमें से कौन सी बात गलत है, A, B, C या D? कौन सी बात इसमें से गलत है? आनुवंशिक कोड के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है AUG को, जिसने इसका जवाब दिया है डी वाला, यह नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ये गलत कथन है, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो ये ऊपर वाले तीनों तो सही कथन है और ये वाला क्या है, ये गलत कथन है, ये नष्ट नहीं होते हैं, ये हमेशा नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, कौन सा प्रथम स्थलीय पादप था? स्थलीय पूछा है यहाँ पर, जलीय नहीं पूछा है। कौन सा प्रथम स्थलीय पादप था जिसमें जाइलम व फ्लोएम उपस्थित थे या होते थे? प्रथम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी है मांस घास, ऑप्शन डी है लीवेवर्ट। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। प्रथम स्थलीय पादप कौन सा था जाइलम, जिसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित थे? प्रथम बताना है आपको, क्या होगा इसका जवाब। जिसने टेरिडोफाइटा जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो टेरिडोफाइटा था, टेरिडोफाइटा क्या था, उसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित थे और ये पहला स्थलीय पादप था, जलीय नहीं स्थलीय की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, जंतुओं में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? जंतुओं में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है केसिन प्रोटीन, ऑप्शन बी है पेप्सिन प्रोटीन, ऑप्शन सी है कोलेजन प्रोटीन और ऑप्शन डी है हमारा ट्रिप्सिन। बताइए जल्दी से कौन सी जो प्रोटीन होती है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? केसिन, पेप्सिन, कोलेजन या फिर ट्रिप्सिन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बताइए क्या होगा इसका जवाब। जिसने दिया है कोलेजन प्रोटीन जवाब बिल्कुल सही जवाब है। कोलेजन प्रोटीन क्या होती है? जंतुओं में सर्वाधिक मात्रा में जंतु वर्ग में पाए जाने वाली प्रोटीन है। तो पूछ ले जंतु वर्ग में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? ये देखिए ये कोलेजन प्रोटीन ये वाली पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान द्वारा जीवों के वैज्ञानिक नाम रखने का कार्य किया जाता है? ये संस्थान जीवों के वैज्ञानिक नाम भी रखता है और उनको अलग अलग वर्ग में विभाजित भी करता है और इसके अलावा जितने भी काम है वो सब ये संस्थान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ICBN, ऑप्शन बी है हमारा IUCN, ऑप्शन सी है हमारा IUPAC और ऑप्शन डी है हमारा IARI। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। कौन सा संस्थान है जो पादपों के और जंतुओं के वैज्ञानिक नाम रखता है? जंतु वैज्ञानिक, पादप वैज्ञानिक, वानस्पतिक नाम रखता है, जिसने ICBN नाम दिया है, जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। ICBN है ये इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर बोटेनिकल रिसर्च, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इसका नाम है। ये क्या करती है? ये पादपों के और जंतुओं के वैज्ञानिक नाम रखने का, उनका वर्ग विभाजित करने का और उनका नामकरण को चेंज करने का कार्य करता है। अब इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, अभी इसका नाम इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस कर दिया गया है। इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस जुलाई 2011 में कर दिया गया था, जब कांग्रेस इनका जो कांग्रेस हुआ था मेलबर्न के अंदर, उस समय इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो अब ध्यान रखना ICBN क्या करता है? वानस्पतिक नाम रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीले रंग के फल व सब्जियों में पाए जाने वाला तत्व है। पीले रंग के फल व सब्जियों में पाया जाने वाला तत्व बताना है आपको, कौन सा तत्व है पीले रंग के फल और सब्जियों में। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कैरोटिनॉइड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एमाइलेज, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन और डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, पीले रंग के फल व सब्जियों में पाए जाने वाला तत्व बताना है आपको, कौन सा तत्व है।
जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है कैरोटीनॉइड, बिल्कुल सही जवाब है। जो कैरोटीनॉइड होता है वो पीले रंग के फल और सब्जियों में पाए जाने वाला तत्व होता है और ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जाकर रोडोप्सिन का निर्माण करता है, रोडोप्सिन का निर्माण करता है और रोडोप्सिन का निर्माण या विकास करता है। और रोडोप्सिन क्या करता है, रोडोप्सिन हमारे आंखों का वर्णक होता है और आंखों को देखने के लिए बहुत ही मदद करता है। तो रोडोप्सिन का निर्माण कौन करेगा, रोडोप्सिन का निर्माण करेगा कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड कहाँ पाया जाएगा, पीले रंग के फल और सब्जियों में पाया जाता है, जैसे पपीता, जैसे आम, इस प्रकार के जो फल होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूली जड़ का कौन सा रूपांतरण है। जो मूली होती है वो जड़ का कौन सा रूपांतरण है बताना है आपको। शंकु रूपांतरण है, तर्कु रूपांतरण है, कुंभी रूपांतरण है या फिर कोई नहीं। बताइए मूली जड़ का कौन सा रूपांतरण है, शंकु, तर्कु, कुंभी या फिर कोई नहीं, किस प्रकार का रूपांतरण है। जिसने जवाब दिया है मूली का तर्कु रूपांतरण, बिल्कुल सही जवाब है। मूली किसका रूपांतरण है, मूली तर्कु रूपांतरण है। तर्कु रूप है, जड़ का तर्कु रूप लेकर मूली विकसित हो जाती है। मूली एक प्रकार की जड़ है, तना नहीं है, ध्यान रखना, लोग इसको तना समझते हैं। मूली तना नहीं है, मूली जड़ है। और जड़ का कौन सा रूपांतरित भाग है, मूली जड़ का तर्कु रूपांतरित भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है पीछे एग्जाम में, ICAR BHU के एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है हमारा, प्याज का भी पूछा गया है। प्याज का क्वेश्चन क्या है, प्याज तने का कौन सा रूपांतरण है। अब देखिए प्याज क्या होता है, प्याज जड़ नहीं होता, तना होता है। तने का कौन सा रूपांतरण है बताना है आपको। प्रकंद है, घनकंद है, शलकंद है या फिर सिंपल सा कंद है। बताइए जल्दी से, प्याज तने का कौन सा रूपांतरण है, प्रकंद है, घनकंद है, शलकंद है या फिर कंद है। जिसने जवाब दिया है इसका प्याज का शलकंद, बिल्कुल सही जवाब है। प्याज क्या होता है, एक प्रकार का शलकंद होता है और तने का रूपांतरित भाग होता है, तने का रूपांतरित भाग होता है। प्याज के लिए एक बात और कही जाती है, प्याज जो होता है वो रसोई की रानी कहलाता है, प्याज रसोई की रानी कहलाता है। और इसके अलावा प्याज और लहसुन में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हानिकारक कवक और बैक्टीरिया को मारने में आवश्यक होते हैं या सहायक होते हैं। तो अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा, किस पादप को जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी गई है। किस पादप को जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी गई है, ICAR के अंदर पूछा गया एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ऑप्शन ए है हमारा पाइनस, ऑप्शन बी है हमारा साइकस, सी है मांस घास और डी है रेडवुड पादप। बताइए जीवित जीवाश्म के नाम से किस पौधे को जाना जाता है, पाइनस को, साइकस को, मांस घास को या फिर रेडवुड पादप को। किस पादप को जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी गई है, पाइनस, साइकस, मांस घास या फिर रेडवुड पादप। देखिए जिसने जवाब दिया है इस जीवित जीवाश्म का साइकस, बिल्कुल सही जवाब है। जो साइकस होता है उसको हम जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी गई है, जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ और बता देता हूं मैं आपको, आपने कभी घर पर साबूदाना खाया होगा, साबूदाना या इससे बनी हुई खिचड़ी या और भी बहुत सारे बनाए जाते हैं, इससे जब व्रत होता है तब बनाया जाता है। तो साबूदाना जो होता है वो हमें साइकस से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, साइकस से ही हमें साबूदाना प्राप्त होता है। और जो अभी तक ये सोचते थे कि साबूदाना को बनाया जाता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता, ये हमें किससे प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। हाँ, इसकी प्रोसेसिंग जरूर कर सकते हैं हम, इसको उस फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ये प्राप्त हमें किससे होता है, साइकस से ही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है, डीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है। डीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है। संश्लेषण का मतलब डीएनए निर्माण। ऑप्शन ए है हमारा डुप्लीकेशन, बी है हमारा रेप्लिकेशन, सी है हमारा न्यूक्लिक कल्चर और ऑप्शन डी है हमारा कोई नहीं। बताइए डीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन, न्यूक्लिक कल्चर या फिर कोई नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन बताना है आपको, क्या कहलाएगा डीएनए का रेप्लिकेशन। देखिए जिसने डीएनए रेप्लिकेशन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। संश्लेषण जो होता है वो रेप्लिकेशन प्रोसेस कहलाता है। डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो रेप्लिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है, गेहूं का काला रस्ट रोली
गेहूं का काला रस्ट रोली उत्पन्न होता है। गेहूं का काला रस्ट रोली रोग किससे उत्पन्न होता है और गेहूं के अंदर लगने वाला ये बहुत ही भयंकर हानिकारक रोग है। तो बताइए गेहूं का काला रस्ट रोली किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा यीस्ट से, ऑप्शन बी है पेनिसिलिन से, ऑप्शन सी है पक्सीनिया से और ऑप्शन डी है फ्यूजेरियम से। बताइए जल्दी से गेहूं का काला रस्ट, इसको काला रस्ट, पीला रस्ट, सफ़ेद रस्ट, गेहूं की काली रोली, सफ़ेद रोली और पीली रोली भी आप बोल सकते हो। तीनों ही प्रकार की रोली इससे फैलती है। जिसने पक्सीनिया जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो पक्सीनिया होता है वो क्या करता है, वो गेहूं का काला रस्ट फैलाता है। गेहूं का काला रस्ट फैलाने में पक्सीनिया सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा जो होता है वो सहजीवी संबंध होता है। किस प्रकार का सहजीवी संबंध होता है इनमें बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है शैवाल तथा ब्रायोफाइटा के बीच में, ऑप्शन नंबर बी है कवक व उच्च पौधों की जड़ों के बीच में, ऑप्शन नंबर सी है शैवाल व कवक के बीच में और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से शैवाल तथा ब्रायोफाइटा के बीच में, कवक व उच्च पौधों की जड़ों के बीच में, ऑप्शन सी है शैवाल व कवक के बीच में और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है, जिसने जवाब दिया है कवक और उच्च पादप, बिल्कुल सही जवाब है। कवक और उच्च पौधों की जो जड़ें होती हैं उनके बीच में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है और ये माइकोराइजा या माइकोराइजा के संबंध सहजीवी संबंध कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। और माइकोराइजा क्या होते हैं, माइकोराइजा एक प्रकार के बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक पुष्प दर्शाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक पुष्प सूत्र क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पुष्प का जीवन काल, ऑप्शन नंबर बी है पुष्प का वजन, ऑप्शन नंबर सी है पुष्प का लक्षण और ऑप्शन नंबर डी है पुष्प की आयु। क्वेश्चन बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको थोड़ा सा रिपीट किया है मैंने। एक पुष्प सूत्र क्या दर्शाता है, बताइए जल्दी से। पुष्प सूत्र क्या दर्शाता है, जिसने जवाब दिया है पुष्प का लक्षण, बिल्कुल सही जवाब है। पुष्प सूत्र पुष्प का लक्षण दर्शाता है। और लक्षण किस प्रकार के हो सकते हैं, देखिए पुष्प का लक्षण हो सकता है कि पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग उपस्थित है। उसके अंदर मादा भाग उपस्थित है, नर भाग उपस्थित है, या फिर वो उभयलिंगी है। उसके फूलों का आकार कौन सा है, पुंकेसरों की संख्या कितनी है, पुंकेसर किस प्रकार के हैं, अंडाशय है या नहीं है, या अंडाशय किस आकार का है। ये सारी चीज कौन दर्शाएगा, पुष्प सूत्र दर्शाएगा। इससे रिलेटेड सारी चीज कौन दर्शाएगा, पुष्प सूत्र दर्शाएगा। और पुष्प सूत्र जो होता है उसमें 4 होते हैं, पुमंग, जायांग और बाय दलपुंज और दलपुंज। ये एक चक्र होता है विशेष प्रकार का। चक्र तो नहीं होता, भाग होते हैं अलग अलग, और ये अलग भाग क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं पुष्प के लक्षण को। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, बताइए जल्दी से। जड़ से, तने से, पौधे के वायवीय भागों से या फिर फूल से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन बताना है किस भाग से होता है। जड़ से होता है, तने से होता है, पौधों के वायवीय भागों से होता है या फिर फूल से होता है। देखिए जिसने जवाब दिया है जो वाष्पोत्सर्जन, जिसने जवाब दिया है पौधे के वायवीय भागों से, बिल्कुल सही जवाब है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो मुख्य रूप से पौधे के वायवीय भाग जो होते हैं, वायवीय भाग कौन कौन से होंगे, जड़ के अलावा सारे ही भाग वायवीय भाग होंगे, क्योंकि जड़ मिट्टी के अंदर रहती है वायु की अनुपस्थिति में। हालांकि वहाँ तो वायु रहती है, कुछ मात्रा में गैसें रहती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो सत्य वायवीय भाग होंगे वो कौन से होंगे, वो उसका फूल होगा, वो उसको तना होगा, वो उसकी पत्तियाँ होंगी, शाखाएँ होंगी, और वहाँ पर नमी उपस्थित रहती है। और वो सारी नमी क्या होती है, सूर्य की रोशनी के कारण या प्रकाश के कारण भाप बनकर धीरे धीरे वहाँ से जल का हार्स होता है और वो वातावरण में जाती है, और ये हमारा प्रोसेस कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्णहरित का केंद्रीय तत्व क्या कहलाता है या कौन सा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। बताइए जल्दी से पर्णहरित का केंद्रीय तत्व। ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लोरोक्वीन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मैग्नीशियम और ऑप्शन नंबर डी है हमारा मोलिब्डेनम। पर्णहरित का केंद्रीय तत्व कौन सा होगा, बताइए जल्दी से। पर्णहरित का केंद्रीय तत्व क्या कहलाएगा।
जिसने मैग्नीशियम जवाब दिया है बहुत सही जवाब है। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम ही हमारा पर्णहरित जो होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? क्लोरोफिल वर्णक होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पर? हरित लवक के अंदर पर्णहरित पाया जाता है और उसका जो केंद्रीय तत्व होता है या उसके निर्माण में जो सहायक तत्व होता है वो होता है मैग्नीशियम। उसके निर्माण में कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम उसके निर्माण में सहायक होता है। तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? केंद्रीय तत्व हो जाएगा पर्णहरित का। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा पौधा जैव उर्वरक के रूप में उगाया या उपयोगी जाता है? बताइए जल्दी से, कौन सा पौधा जैव उर्वरक के रूप में उपयोगी है? कौन सा पौधा जैव उर्वरक के रूप में उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा एजोला, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रा, सी है ओसिलेरिया और डी है फर्निया। बताइए जल्दी से, कौन सा पौधा जैव उर्वरक के रूप में उपयोगी है? ये आप जो शेड देख रहे हो इसके अंदर देखिए, ये एक विशेष प्रकार का बनाया हुआ है टैंक। इसके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी भरने के बाद में इसमें क्या हुआ है, इसमें एक विशेष प्रकार की एक हरी कलर की एक शैवाल डाली है, जो इसमें थोड़ी सी मात्रा डाली है लेकिन बढ़ते बढ़ते ये कितनी हो गई? बहुत सारी हो गई। और ये ही एक जैव उर्वरक है जिसका नाम है अजोला। जिसने अजोला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। अजोला क्या होता है? एक प्रकार का विशेष जलीय उर्वरक होता है या जैव उर्वरक होता है। इस एजोला को हम फर्न के नाम से भी जानते हैं और इसका उपयोग मुख्य रूप से हम धान के खेत में करते हैं। तो पूछ लें कि एजोला का उपयोग किस में करते हैं, तो एजोला का उपयोग धान के खेत में किया जाता है। और एजोला क्या होता है? एक प्रकार की जलीय फर्न होती हैं और ये क्या करती हैं? ये वायुमंडल की या पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाने में या नाइट्रोजन तत्व उपलब्ध करवाने में मदद करती है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है, वह पादप जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कर सकते हैं, वह पादप जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कपास, ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्लोरेला, सी है गेहूं और डी है हमारा मोस घास। बताइए जल्दी से, वह पादप जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह पादप जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कर सकते हैं, ए बी सी डी लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है क्लोरेला, बिल्कुल सही जवाब है। जो क्लोरेला होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। उपस्थिति मिसप्रिंट हो गया है, अनुपस्थिति होगा यहाँ पर। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला कौन सा होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला होगा हमारा क्लोरेला। एक विशेष प्रकार का पादप होता है क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है हमारा, अमरबेल होता है एक पूर्ण स्तंभ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी, अर्ध तना परजीवी। अमरबेल होता है, अमरबेल बताना है आपको किस प्रकार का पादप है अमरबेल। अमरबेल किस प्रकार का पादप है? बताइए जल्दी से। पूर्ण स्तंभ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी, अर्ध तना परजीवी। ए बी सी डी। जिसने पूर्ण स्तंभ परजीवी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो अमरबेल होता है वो पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है। क्या होता है? पूर्ण स्तंभ परजीवी के नाम से जाना जाता है। और ये इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो वैसे तो इसको इंग्लिश में कुस्कुट्टा बोला जाता है। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो कुस्कुट्टा रिफ्लेक्सा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? कुस्कुट्टा रिफ्लेक्सा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और ये क्या होता है? एक प्रकार का पूर्ण स्तंभ परजीवी पादप होता है। परजीवी का मतलब दूसरों पर आश्रित रहने वाला जीव और दूसरों से भोजन प्राप्त करने वाला जीव। ठीक है, अब आपको एक जानकारी दे देता हूँ। देखिए किसी कारणवश से थोड़ा मुझे समय नहीं मिल पाया, ना मुझे कल मिल पाया, कल कुछ तकनीकी समस्या थी और आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा समय निकाला है। इसीलिए केमिस्ट्री क्लास भी छोटी थी और केमिस्ट्री क्लास की छोटी होने की वजह कुछ ये भी थी कि अभी बच्चों को पता नहीं है कि केमिस्ट्री क्लास लगना स्टार्ट हो गई है, तो अभी एकदम से अपन नहीं कर सकते। तो कल थोड़ा टाइम और बढ़ाएंगे। कल लगभग 40 मिनट की क्लास होगी केमिस्ट्री की और कल 1 घंटे से ऊपर की क्लास होगी बायोलॉजी की, 1 घंटा 10 मिनट की। तो अपना इंटरनेट बचा के रखिएगा, सेव करिएगा उसको। और हो सकता है कल आपका टॉपिक वाइज आ सकता है, बायोलॉजी का सेगमेंट जो आता है रोज़ वो टॉपिक वाइज आ सकता है। तो अपने इंटरनेट को बचा के रखिएगा और बड़ी से बड़ी संख्या में आइएगा आप लाइव, ताकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और इतने अच्छे क्वेश्चन हैं
कि आपको हर एग्ज़ाम में मदद करेंगे। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में 4 क्लासेस लगती हैं। सुबह एग्रीकल्चर की टाइम टेबल आप देख सकते हो, ये टाइम टेबल है हमारा। तो नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। और आज क्लास इतनी ही हो पाएगी, थोड़ी सी समस्या है आज की प्रॉब्लम और है बस, फिर इसके बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। वैसे तो समय तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कल टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, फिर आज समय नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इतना सा समय निकाला। मैंने कहा कि स्टूडेंट वेट करते हैं। कल भी बच्चों के फ़ोन आए थे, मैसेजेस आए थे कि सर क्लास नहीं है क्या, तो इसीलिए मैंने समय निकाला। तो अभी क्षमा चाहूँगा, आज की समस्या और है, कल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टाइमिंग भी बढ़ जाएगा हमारा, कल लगभग 1 घंटे से ऊपर की होगी बायोलॉजी की क्लास, और कल से 1 घंटे के ऊपर की ही होगी रोज़ाना। और केमिस्ट्री की भी धीरे धीरे टाइम इंप्रूव हो जाएगा। और अभी की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना। आप बताते नहीं हो, कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना अभी की क्लास का, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।